हेलो। तो अब हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का पहला इवेंट हमने पढ़ा था, वो कौन सा था? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। तो अब हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या पढ़ेंगे? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है इसमें डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो दोनों आएंगे, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें, सो द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहा जाता है इसे? एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कुछ स्टेजेस आती हैं। जैसे सबसे पहले तो जाइगोट है। जाइगोट से बनती है प्रो एम्ब्रियो स्टेज, इट कैन बी 2 सेल्ड टू 4 सेल्ड। उसके बाद बनता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। उसके बाद बनता है हार्ट शेप। उसके बाद बनता है टॉर्पीडो स्टेज, लेकिन ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। एनसीईआरटी ने हार्ट स्टेज के बाद डायरेक्टली कौन सा बनाया है? मैच्योर एम्ब्रियो। क्या बनाया है? मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। अब ये जितनी भी स्टेजेस आपको बताई हमने, इसमें से एम्ब्रियो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मोनोकॉट की हो या डाइकॉट की हो, इसमें से ग्लोबुलर स्टेज तक जो डेवलपमेंट है वो सेम है, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे वो डाइकॉट हो। बस फ़र्क क्या होता है? डाइकॉट एम्ब्रियो में ग्लोबुलर स्टेज के बाद 2 कोटिलेडन्स बनने की शुरुआत हो जाती है। कितने? 2। लेकिन मोनोकॉट वाले में क्या होता है? सिंगल कोटिलेडन बनता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मोनोकॉट। क्या बोलते हैं? मोनोकॉट। तो अब हम इसको डायग्रामेटिकली बताएंगे। कैसे बताएंगे? डायग्रामेटिकली, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में? डाइकॉट एम्ब्रियो। किसके बारे में? डाइकॉट एम्ब्रियो। तो देखो, सो अब ये एम्ब्रियो सैक हमने बनाया है। एम्ब्रियो सैक के अंदर ये क्या है? एंडोस्पर्म। क्या है? एंडोस्पर्म। नाउ दिस इज जाइगोट। तो जाइगोट के सेल को बाहर निकाल के इसकी डेवलपमेंट बताएंगे। ये बात ध्यान में रहे कि इसका डेवलपमेंट इसके अंदर ही हो रहा है, ठीक है। अब जो ये जाइगोट है, इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग वाया माइटोसिस। क्या होना स्टार्ट होगी इसमें? माइटोसिस स्टार्ट होगी। और एक के कितने सेल बनेंगे? 2 सेल। कितने सेल बने? 2। एक है एपिकल सेल और एक है बेसल सेल। एपिकल सेल को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेल, और जो बेसल सेल है ये फ्यूचर में जाके एक स्पेशल तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम सस्पेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्पेंसर। अब देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बेसल सेल है ये कैसे डिवाइड करता है। एपिकल सेल की अभी हम कोई भी बात नहीं करेंगे। तो ये जो बेसल, अब देखो, जाइगोट से 2 सेल बने, एपिकल एंड बेसल। अब ये बेसल सेल डिवाइड करेगा। कौन सा सेल डिवाइड करेगा? वाइट वाला। बेसल सेल डिवाइड करेगा कैसे? ट्रांसवर्सली। जब ये डिवाइड करेगा तो 2 सेल बनाएगा, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। जो एपिकल सेल के पास वाला है इसको बोलते हैं सस्पेंसर, और इसके साथ वाला जो सेल है इसको बोलते हैं हस्टोरिया। क्या बोलते हैं? इस हस्टोरिया का बेसिकली काम होता है न्यूट्रिशन देना। क्या करना? न्यूट्रिशन देना। लेकिन एनसीईआरटी ने इन दोनों को ही सस्पेंसर ही बोला है। क्या बोला है? सस्पेंसर ही बोला है। अब जो ये सस्पेंसर सेल है ये फर्दर डिवाइड होगा, ये वाला सेल रेड वाला, और ढेर सारे और सेल्स बनाएगा। जैसे 1 के 2, 2 के 4, यानी कि जो सस्पेंसर सेल है वो क्या करेगा? इलोंगेट।
चलिए लिसन लिसन लिसन, बस बस देखो बेटा, अब देखो सर इधर बैठ जाओ आप, अब सुनना। तो ये देखो, ये जो रेड वाला सेल है सस्पेंसर सेल, इसने डिवाइड करके बहुत सारे इलोंगेटेड फॉर्म में ढेर सारे क्या बनाएगा, सेल्स। अब इसमें डिवीजन कौन सा हो रहा है बेटा, ट्रांसवर्स। इधर देखो डिवीजन कौन सा हो रहा है, हो जाएगी टेनिस लग जाएगी, ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब इसके बाद जो अब देखो, तो सस्पेंसर सेल देखो इलोंगेट हो चुका है। अब हम क्या करवाएंगे, जो ये वाला एपिकल सेल था अब इसको डिवाइड करवाना स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ बेसल सेल को डिवाइड कराया था। देखो इस एक बेसल सेल ने एक बहुत बड़ा क्या बना दिया, सस्पेंसर, और उसके ऊपर क्या है, हस्टोरिया। क्या बेटा, हस्टोरिया। अब ये वाला जो सेल है कौन सा वाला, लिसन, एपिकल सेल, ये वाला सेल कैसे डिवाइड किया था, ट्रांसवर्सली। ये डिवाइड करता है लॉन्गिट्यूडनली लेंथ वाइज। ये डिवाइड करके बनाएगा दो सेल, दो से कितने बनेंगे, 4। तो उसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो स्टेज। क्या बोलते हैं, फिर 4 से बनेंगे कितने, 8। तो इस समय देखो ये जो एम्ब्रियो ये कैसा है, सर्कुलर, यानी कि ग्लोबुलर स्टेज का है। कैसा है, ग्लोब की तरह। कैसा है, अब ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो, तो मैंने क्या बताया था कि ग्लोबुलर स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है, हार्ट शेप। कैसे आती है, तो यही जो ग्रीन वाला है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ट शेप। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ट शेप। अब ये जो हार्ट शेप है, ये इसका जो ये जो दोनों पार्ट्स बने हैं ये फ्यूचर में जाके क्या बनाते हैं, कॉटिलेडन्स। क्या बनाते हैं, यहाँ पे कॉटिलेडन्स प्रॉपरली बन जाएंगे, जिसको हम टॉर्पेडो स्टेज बोलते हैं। और फिर ये डेवलप कर जाएगा इनटू मैच्योर एम्ब्रियो। इसमें डेवलप कर जाएगा इनटू मैच्योर एम्ब्रियो। हम ये देखेंगे कि जो मैच्योर एम्ब्रियो है इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो एक डायग्राम तो मैंने यहाँ बनाई हुई है, ये सिंपल है। यहाँ पे ये 2 कॉटिलेडन्स है, ये प्लीम्यूल है, ये स्टोरिया है, ये सस्पेंसर है, ये रूट कैप है, ये रेडिकल है। रेडिकल से क्या निकलती है, रूट। अब जो एनसीईआरटी ने डायग्राम बनाया उसको देखते हैं हम। तो एनसीईआरटी का डायग्राम ये है, ध्यान से देखो, ये वाला। तो देखिए दीज आर द 2 कॉटिलेडन्स, ये क्या है, प्लीम्यूल। अब देखो एनसीईआरटी कहती है द स्पेस और द रीजन अबव कॉटिलेडन, मतलब कॉटिलेडन से ऊपर और प्लीम्यूल से नीचे, इसको क्या बोलते हैं हम, एपिकोटाइल। एपी यानी कि ऊपर, किसके, कॉटिलेडन के। ये कॉटिलेडन के ऊपर का रीजन और प्लीम्यूल से नीचे का रीजन क्या है, एपिकोटाइल। उसके बाद रेडिकल, प्लीम्यूल के नीचे का रीजन और रेडिकल से ऊपर का रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। तो बेसिकली ये वाला जो रीजन है ये कॉटिलेडन के नीचे वाला, ये अबव है और ये नीचे की तरफ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल रीजन बिलो कॉटिलेडन्स, और जो खत्म कहाँ पे होता है, रेडिकल पे आके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। क्या है ये, तो पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन आया था, डाइकॉट एम्ब्रियो का सिर्फ डायग्राम बनाना है 3 मार्क्स में। कितने मार्क्स में, 3 मार्क्स में। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और रहती है कि जैसे कुछ बच्चों को पूरा का पूरा डेवलपमेंट आता है। फ़ोन को बैग में डालो, बैग में डालो इसको। जैसे एग्जाम में सवाल आ गया कि डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम बनाइए 3 मार्क्स में, जैसे सीबीएसई में सवाल आ गया। अब कुछ बच्चों को पीछे का डेवलपमेंट भी आता है तो एक्साइटमेंट में सब कुछ ही बना देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सीबीएसई इस तरीके से मार्किंग नहीं करती है, ठीक है बेटा। अगर पीछे से कोई एक स्टेप गलत हो गया तो मार्क्स कट जाएंगे ना। उसने एक डायग्राम बोली आपको बनाने को, आपने उधर अपनी थोड़ी वो दिखा दी कि मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, फलाना भी आता है। तो ऐसा ड्रामा नहीं वहाँ करना है, ठीक है। अब आगे देखो कहाँ है, तो ये था डाइकॉट एम्ब्रियो। अब बात करेंगे हम मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो देखो मोनोकॉट एम्ब्रियो में ग्लोबुलर स्टेज तक सेम डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता है। उसके बाद डायरेक्टली क्या बन जाता है, मोनोकॉट एम्ब्रियो। अगर हम मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करें सो मोनोकॉट एम्ब्रियो में सिंगल कॉटिलेडन होता है। क्या होता है, सिंगल कॉटिलेडन। उसके अलावा जो दूसरा वाला कॉटिलेडन होता है ये अंडर डेवलप होता है, ये डेवलप नहीं करता है, जिसको क्या कहा जाता है, एपीब्लास्ट। क्या कहा जाता है, ये अंडर डेवलप सेकेंड कॉटिलेडन होता है। बात समझ में आ रही है आपको। उसके अलावा ये इसका शूट अप एक्स है, जहाँ से शूट निकलती है, इसको हम प्लीम्यूल भी बोल सकते हैं।
शूट के रीजन को जो प्रोटेक्ट करता है इसको हम कोलियोपेटाइल बोलते हैं, यानी कि प्लेम्यूल को जो प्रोटेक्ट करता है। वैसे ही रेडिकल को प्रोटेक्ट करने वाली रूट है, और इन दोनों को जो टिश्यू प्रोटेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। तो एग्जाम में एक सवाल हो रहा था है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलियोपेटाइल एंड कोलियोराइजा। कोलियोपेटाइल प्रोटेक्ट करती है प्लेम्यूल को, कोलियोराइजा प्रोटेक्ट करती है रेडिकल एंड रूट कैप को। और ये बीच की क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक एम्ब्रियोनल एक्सेस क्या हो गई। तो क्या पता इस बार आपको मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर आ जाए एग्जाम में बनाने के लिए, बात समझ में आ गई। तो उसके लिए आपने रेडी रहना है। तो ये था हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद हमारा तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, सीड फॉर्मेशन। तो सीड किसे कहा जाता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को सीड कहा जाता है। क्या कहा मैंने, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को क्या कहा जाता है, सीड कहा जाता है। अब सीड बनता कहाँ से है, ओव्यूल से। कहाँ से बनता है, ओव्यूल से। तो ओव्यूल का जो इंटेगुमेंट होता है ये सीड कोट बनाते हैं, जो फ्यूचर में जाके क्या बनाता है, सीड कोट को हम बोलते हैं टेस्टा। क्या बोलते हैं। अब ओव्यूल में जो माइक्रोपाइलर एंड होता है ये फ्यूचर में जाके क्या बनाता है, सीड पोर। जैसे कि ये राजमा का सीड है तो यहाँ पे एक छोटा सा पोर होता है ना, तो उसको बोलते हैं सीड पोर। सीड पोर कौन बनाता है, माइक्रोपाइलर एंड। राजमा का जो छिलका होता है वो ओव्यूल के इंटेगुमेंट से बना है। किससे बना है, इंटेगुमेंट से बना है। तो सीड पोर का काम क्या होता है, जब सीड को सॉइल में लगाया जाता है तो यहाँ से किसकी एंट्री होती है, वाटर एंड ऑक्सीजन की एंट्री होती है। फिर ये सीड क्या करता है, जर्मिनेट। क्या करता है मैडम, जर्मिनेट। ठीक होगी बात। चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद हैं दो तरह के सीड्स, मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड। तो मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट मोनोकॉट एम्ब्रियो की तरह ही, अगर आप ध्यान से देखें। प्लेम्यूल के ऊपर क्या है, कोलियोपेटाइल, और रेडिकल के नीचे रूट कैप एंड कोलियोराइजा। ये इसका सिंगल कोटिलेडन आ गया। अब जो मोनोकॉट सीड होता है इसमें एंडोस्पर्म का कंटेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डाइकॉट। अगर आप डाइकॉट सीड को देखें तो यहाँ पे आपको दो कोटिलेडन्स प्रॉपरली नज़र आ रहे हैं। ये प्लेम्यूल आ गया, नीचे की तरफ रेडिकल, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, और बाहर की तरफ क्या आ गया, सीड कोट। ये राजमा के सीड को हमने ओपन करके बताया है। कैसे बताया है, ओपन करके। बात समझ में आ गया आपको। तो ये भी आपको, क्योंकि 80% चैप्टर तो ये डायग्रामेटिक है। कैसा है, डायग्रामेटिक। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब सीड की जो अगली टाइप है ये मैंने आपको कल ही पढ़ा दी थी। अब इसमें से हमने देखा कि एक सीड के अंदर एंडोस्पर्म है और एक के अंदर एंडोस्पर्म नहीं है। अगर सीड के अंदर एंडोस्पर्म का कंटेंट थोड़ा बहुत बचा है तो उसको बोला जाता है एंडोस्पर्मिक सीड। अगर एंडोस्पर्म का कंटेंट नहीं है तो उसे क्या कहा जाता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्या कहा जाता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। बात समझ में आ गई। तो ज़्यादातर जो मोनोकॉट सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, ज़्यादातर जो डाइकॉट सीड होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। हमारे पास एनसीईआरटी में जो मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स की एग्जांपल्स दी हैं वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं। तो ये आपको वन वर्ड एमसीक्यू में भी आ सकता है और ये डेफिनेशन में भी आपको आ सकता है। अब कभी कभार क्या होता है, ओव्यूल के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर बताया था आपको, न्यूसेलस। क्या बताया था, अगर सीड डेवलपमेंट के समय न्यूसेलस का कोई पार्ट अगर सीड में रह रहा है तो वो जो बचा हुआ न्यूसेलस होता है उसको पेरिस्पर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म क्या है, रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस। क्या कहा मैंने, जनरली तो सीड के बाहर सीड कोट होता है, लेकिन ओव्यूल के अंदर जो एंडो वो पाया जाता था न्यूसेलस। क्या पाया जाता था, न्यूसेलस। अगर वो परसिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, सीड के अंदर वो परसिस्ट कर रहा है, उसके पार्ट्स वहाँ पे बचे हुए हैं, तो रिटेन्ड न्यूसेलस को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। स्पेशल एग्जांपल्स हैं ब्लैक पेपर एंड बीट। क्या बोला, ब्लैक पेपर एंड बीट। सो ये था टाइप्स ऑफ सीड। अब बात करेंगे सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन की अगर बात की जाए तो सीड जर्मिनेशन का रिक्वायरमेंट क्या है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे अभी फसल हमने ये धान की फसल ली है ना, तो अभी धान की फसल को निकाल के अभी सॉइल में लगाएंगे तो क्या वो लग जाएगी, कम से कम उसको 1 साल का क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। यानी कि सीड को जब तक आप फेवरेबल कंडीशन नहीं देंगे वो जर्मिनेट नहीं करेगा। जैसे घर में हमने दालें रखी होती हैं तो दालें सारे डब्बों के अंदर हैं, लेकिन उसी दाल को अगर आप खेत में लगा देंगे तो वहाँ से वो जर्मिनेट करना शुरू कर जाएगा ना। तो बेसिकली डब्बे के अंदर ऐसी क्या चीज़ थी जिसने उसको जर्मिनेट नहीं करने दिया, तो वहाँ पे कंडीशंस फेवरेबल नहीं थी।
तो सीड की वो वाली प्रॉपर्टी जिस दौरान वो जर्मिनेट नहीं करता है क्योंकि कंडीशंस क्या हैं, अनफेवरेबल, उसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, डोरमेंसी। क्या कहा जाता है, डोरमेंसी इज सिंपली द इनएबिलिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट, इनएबिलिटी ऑफ द सीड टू जर्मिनेट। अब दिमाग लगाओ कि घर में आपने एक दाल जो रखी हुई है, तो पानी में डालते ही वो एक्टिवेट कैसे हो जाती है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो एक्टिव है, जो क्या है, एक्टिव। तो बेसिकली जब सीड डोरमेंसी स्टेज में जाता है, कौन स्टेज में जाता है, डोरमेंसी स्टेज में जाता है, तो उस दौरान क्या होता है, सीड की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है, स्लो डाउन। सीड के अंदर से वाटर कंटेंट 10 से 15% कम होता है, लेकिन अदरवाइज वो अंदर से उसका एम्ब्रियो जो रहता है वो एक्टिव होता है। क्या होता है, तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिकली वो क्या है, इनएक्टिव है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, स्लो डाउन। इसको हम स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी भी कहते हैं, और इसीलिए डोरमेंसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी और रेस्टिंग फेज। अगर सीड में डोरमेंसी ना हो तो हम कभी भी उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। क्या कहा मैंने, सीड में अगर डोरमेंसी नहीं होगी तो हम कभी भी उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर। जब सीड का डोरमेंसी पीरियड ओवर हो जाता है तो सॉइल में लगाते ही वो क्या हो जाता है, जर्मिनेट। क्या हो जाता है, जर्मिनेट। इज दैट क्लियर। अब हमें डिस्कस करने हैं द एडवांटेजेस ऑफ सीड्स। तो सीड्स के अगर एडवांटेजेस की हम बात करें तो बड़े सारे इनके एडवांटेजेस हैं, जैसे कि जब हमने पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था, पोलन ग्रेन्स, तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए, मीडियम। क्या चाहिए, मीडियम, जैसे एयर चाहिए, वाटर चाहिए, बड़ी सारी चीज़ें चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। अब तो पोलन ग्रेन्स में जो वाटर पोलिनेशन करते हैं, क्या करते हैं, उनको तो वाटर की आवश्यकता है, लेकिन सीड्स को स्टोर करने के लिए क्या पानी की आवश्यकता है, नहीं है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, और इधर देखो ध्यान से कि अगर हम सीड को कंपेयर करें पोलन ग्रेन से, क्योंकि सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा प्रोडक्ट है, तो सीड में दोनों फीचर्स हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, और जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो भी किसके अंदर है, सीड के अंदर है। किसके अंदर है। उसके अलावा अगर हमें सीड को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से जा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू पोलन ग्रेन्स। और यही वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा कोकोनट का जो सीड है वो हज़ारों किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। अब जैसे जो समंदर में कोकोनट के नीचे सीड गिरे होते हैं तो सारे लोग थोड़ी उनको खाते हैं, तो पानी की जो लहरें उनको कहीं से कहीं पहुंचा देती हैं, लेकिन जहाँ पे वो एक बार रुक जाते हैं वहीं पे वो क्या करना शुरू कर जाते हैं, जर्मिनेट। तो उनकी जो डिस्पर्सल टेक्निक है अगर हम उसको कंपेयर करें पोलन ग्रेन से तो वो क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि सीड के बाहर क्या होता है, हार्ड सीड कोट। उसके अलावा सीड के अंदर जो कोटिलेडन्स होते हैं, क्या होते हैं, कोटिलेडन्स, वो उसके एम्ब्रियो को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। उसको क्या करते हैं, हमें भी वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खाने का सोर्स है वो क्या है, आटा और चावल। और आटा और चावल क्या है, सीड्स। आटा और चावल क्या है, सीड्स। बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब हम बात करेंगे सीड वायबिलिटी। तो सीड वायबिलिटी क्या है, सीड की वो प्रॉपर्टी कब तक वो अपने एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके रख सकता है। जैसे आपने वो दाल की एग्जांपल दी मैंने, तो उसमें से कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको हम कई सालों तक स्टोर कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ महीनों तक ही स्टोर कर सकते हैं। तो सीड की वो वाली प्रॉपर्टी कि कब तक वो अपने एम्ब्रियो को क्या करके रख सकता है, प्रोटेक्ट करके रख सकता है, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सीड वायबिलिटी। क्या बोलते हैं, तो सीड की जो वायबिलिटी का पीरियड होता है, इट इज़ बेसिकली द पीरियड ड्यूरिंग विच द सीड कैन जर्मिनेट। तो सीड वायबिलिटी सीड टू सीड क्या करती है, वेरी करती है। क्या करती है, वेरी करती है। जैसे इसमें दो स्पेशल एग्जांपल्स आपको याद रखनी है। डेट पाम, खजूर जो होती है, खजूर का सीड 2000 साल तक भी क्या रह सकता है, डोरमेंट, यानी कि वो 2000 साल तक अपने एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके रख सकता है। ठीक होगी बात। अब डेट पाम का साइंटिफिक नेम है फेनिक्स डेक्टाइलीफेरा। ये आर्कियोलॉजिकल, मतलब डेड सी में एक पैलेस था, किंग हेरोड्स पैलेस, तो वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट जब अपनी आर्कियोलॉजिकल स्टडी करने गए तो वहाँ पे उसके सीड्स पाए गए थे।
वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है ल्यूपिनस आर्कटिकस, इसको ल्यूपाइन कहा जाता है। ये आर्कटिक टुंड्रा से मिला था और ये वाइबिलिटी पीरियड कितना था इसका, 10,000 साल। कितना था, 10,000 साल। ठीक है, अब सीड की बात करेंगे हम किसकी, फ्रूट की। तो फ्रूट किसे कहा जाता है, फर्टिलाइज्ड ओवरी को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल। तो फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है, फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो ओवरी की जो वॉल है ये फ्रूट वॉल बनाती है, जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। अब इस पेरिकार्प के डेवलपमेंट के बेसिस पे दो तरह के फ्रूट्स होते हैं। कितने तरह के, दो तरह के। फर्स्ट इज द ड्राई फ्रूट एंड नंबर 2 इज द फ्लैशी फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट वो होता है जिसमें जो पेरिकार्प है, क्या है, पेरिकार्प, ये सूख जाती है और इसके अंदर डायरेक्टली क्या होता है, सीड। जैसे कि मटर हो गया, मटर इज अ ड्राई फ्रूट। मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड। अब हम जो बादाम खा रहे हैं वो ड्राई फ्रूट नहीं है, वो बेसिकली सीड है। क्या है, सीड है। वैसे जो हम अखरोट खा रहे हैं वो कोई ड्राई फ्रूट नहीं, वो तो ऐसे हम बोलते हैं ड्राई फ्रूट, वो भी क्या है, सीड है। फ्रूट उसके बाहर होता है लेकिन वो एडिबल पार्ट नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे पेरिकार्प डिफ्रेंशिएट कर जाए किसमें, आउटर एक्सोकार्प, मिडल मेसोकार्प एंड इनर एंडोकार्प, तो उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, फ्लैशी फ्रूट। क्या बोलते हैं, ये एंडोकार्प के अंदर सीड होता है। तो आम की गुठली जो है वो फ्रूट का पार्ट है, गुठली के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट है वो सीड है, वो क्या है, सीड। बात समझ में आ गई आपको। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट टाइप है ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट कौन सा होता है, जो कंप्लीटली किससे डेवलप करता है, ओवरी से। ओवरी के अलावा किसी और अदर फ्लोरल पार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्या बनाने में, फ्रूट बनाने में। लेकिन अगर ओवरी के अलावा थैलेमस का भी रोल है क्या बनाने में, फ्रूट बनाने में, तो उसको क्या बोला जाता है, फॉल्स फ्रूट। जैसे कि एप्पल हो गया, कैशू नट्स हो गए। इज दैट क्लियर। बाकी इसकी लेबलिंग एनसीईआरटी में दी हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आ गया पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वो होता है जहाँ पे फ्रूट इज डेवलप्ड बट देयर इज नो सीड इनसाइड। फ्रूट तो है लेकिन अंदर सीड नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको। तो बेसिकली अगर सीड ही अंदर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ओवरी क्या है, अनफर्टिलाइज्ड है। ओवरी को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रूट में। ऐसे फ्रूट्स को कहा जाता है सीडलेस फ्रूट्स। क्या कहा जाता है, सीडलेस फ्रूट्स। सीडलेस फ्रूट्स को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स और वर्जिन फ्रूट्स, जैसे कि टमाटर, पपाया, कुकुम्बर एंड ऑरेंज। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो एपोमिक्सिस किसे कहा जाता है, देखिए एपोमिक्सिस एक ऐसा फिनोमिना होता है जहाँ पे हम सीड्स का प्रोडक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या कहा मैंने, सीड बनाया जा रहा है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के। तो दिमाग लगाओ, अगर सीड बनाया जा रहा है तो इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन बिना रिप्रोडक्शन के बनाया जा रहा है तो मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो इट इज द प्रोडक्शन ऑफ वायबल सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली ये इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज सिमिलर टू सेक्सुअल। सिमिलर यानी कि दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सीड बन रहा है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना मियोसिस के, बिना गैमेट फॉर्मेशन के। तो बिना मियोसिस, बिना फर्टिलाइजेशन, बिना गैमेट मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन सीड भी बन रहा है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसकी एग्जांपल क्या है, एस्ट्रेसियन ग्रासेस। क्या बेटा, एस्ट्रेसियन ग्रासेस। अब एपोमिक्सिस होती कैसे, ध्यान से समझना। तो एपोमिक्सिस के दौरान क्या होता है, प्लांट में जो एम्ब्रियो सैक के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होता है जो कि डिप्लॉयड होता है, इसमें किसी तरह की मियोसिस नहीं होती है और ये डायरेक्टली क्या बना देता है, डिप्लॉयड फंक्शनल मेगास्पोर। अब मैंने कल के पहले लेक्चर में क्या बताया था कि मेगास्पोर मदर सेल से जब फंक्शनल मेगास्पोर बनता है तो ये हैप्लॉयड होता है, लेकिन अगर मियोसिस होगी तभी होगा ना। लेकिन अगर मियोसिस ना हो तो डायरेक्टली क्या होगा, ये डिप्लॉयड फंक्शनल मेगास्पोर। और ये डिप्लॉयड फंक्शनल मेगास्पोर डायरेक्टली क्या बना देता है, डिप्लॉयड एग सेल। एग सेल कभी डिप्लॉयड होता है नहीं, लेकिन यहाँ होता है। और डिप्लॉयड एग सेल क्या बना देता है, डिप्लॉयड एम्ब्रियो। क्या बना देता है, डिप्लॉयड एम्ब्रियो। ठीक है, इस तरीके से क्या होती है एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस से ही एक थोड़ा सा मिलता जुलता फिनोमिना है पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी के केस में क्या होता है, एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर ढेर सारे क्या बन जाते हैं, एम्ब्रियो। ऐसे मैंने क्या बताया कि एक एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने एम्ब्रियो बनते हैं, एक। लेकिन अगर एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर ढेर सारे एम्ब्रियो बन जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम,
पोली एम्ब्रियोनी। अब इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो सैक के बाहर जो सेल्स थे, कौन से सेल्स थे, न्यूसेलस। तो कभी कभार क्या होता है कि न्यूसेलस के सेल्स ज़बरदस्ती किस में आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, एम्ब्रियो सैक में। अब क्योंकि न्यूसेलस के सारे सेल्स क्या है, डिप्लॉयड, तो ये डिप्लॉयड न्यूसेलस सेल्स डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिप्लॉयड एम्ब्रियो में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिप्लॉयड एम्ब्रियो में। तो एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होंगे, ढेर सारे क्या होंगे, एम्ब्रियो। बात समझ में आ गई। इसकी एग्जांपल क्या है, सिट्रस एंड मैंगो, सिट्रस एंड मैंगो। सो दिस इज कॉल्ड पोली एम्ब्रियोनी। अब लास्ट में हमें पढ़ना है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एपोमिक्टिक सीड। देखिए, किसान जब भी मार्केट में सीड लेने जाता है तो वो कौन सा सीड लेके आता है, हाइब्रिड सीड। लेकिन हाइब्रिड सीड की प्रॉब्लम क्या है कि जैसे वो अपनी फसल लगाएगा तो हाइब्रिड सीड में क्या होगी, सेग्रीगेशन। तो अगले साल वो उन सीड्स को यूज़ नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा जो हाइब्रिड सीड होता है उसमें जब सेग्रीगेशन होगी तो कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट। क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट। इस वजह से उसको बार बार क्या खरीदने पड़ते हैं, हाइब्रिड सीड्स। लेकिन अगर हम हाइब्रिड सीड को किस में कन्वर्ट कर दें, एपोमिक्टिक सीड, किस में कन्वर्ट कर दें, जैसे कि देखो ये ना हाइब्रिड सीड, जब इसको लगाया जाएगा तो ये सेग्रीगेट हो जाएगा ना। लेकिन अगर मैं इस सीड को क्या कैसा बना दूँ, एपोमिक्टिक, तो इसमें सेग्रीगेशन होगी नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें मियोसिस ही नहीं होती है। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर वो अपने खेत में एपोमिक्टिक सीड को लगाए तो उस सीड को वो बार बार क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। इससे उसका खर्चा भी बच जाएगा और उसकी जो इनकम है वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसी टेक्निक को यूज़ किया जा रहा है और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स पे इसमें और ज़्यादा काम किया जा रहा है ताकि इसमें और ज़्यादा क्या मिल सके, इफेक्टिवनेस हमें मिल सके। बात समझ में आ गई आपको। तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर की मैंने कितनी वीडियोस बनाई हैं, 3, और वो तीनों वीडियोस 1 घंटे से कम होंगी पर, तीनों वीडियोस को मिला के। तो आज क्या करना है अपने घर जाके, क्योंकि कल इसका टेस्ट है। हाँ, तो दो वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए, ये मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, तो कल आप इसका टेस्ट देंगे। हाँ, 40 to 50 मार्क्स का टेस्ट होगा। और जो बच्चा ये टेस्ट नहीं ना दे रहा है वो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहा है, पहले बता रहा हूँ। इज दैट क्लियर। अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो ये टेस्ट देना आप, ठीक है। तो कल मिलते हैं आपसे।